एवरीवन, माय नेम इज राहुल सिंह। वेलकम टू माय चैनल संकल्प आईएएस। अगर आपको लगता है यूपीएससी प्री एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे निकाला जा सकता है या फिर कोई ऐसा है जिसका प्री बार बार 10-20 नंबर से रुक रहा है डिस्पाइट ऑल द एफर्ट ही शी अप्लाइंग, सारे बुक्स पढ़ने के बाद, न्यूमरस मॉक टेस्ट देने के बाद, फिर भी उसका प्री 10-20 नंबर से रुक रहा है और उसको पता नहीं किस लिए रुक रहा है, तो आप सही जगह आए हैं। ये वीडियो ये एक आई ओपनर है उनके लिए जिनको लगता है सिर्फ पढ़ने से या सिर्फ बुक लिस्ट पढ़ने से, जो भी यूपीएससी की बुक लिस्ट है उसको पढ़ने से हम प्री क्रैक कर सकते हैं। गेट 38 मार्क्स ओनली थ्रू कॉमन सेंस and no pre-existing knowledge is required in all this question। और ये मैं सारे जो क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ वो सारे यूपीएससी प्री 2025 में आ चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 आता है कि इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, wool rearing in rural areas is exempted from any tax। आप समझ रहे हो, एनी टैक्स यहाँ पे बात हुई है। दूसरा क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट पे, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर ए कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये दो स्टेटमेंट है और हमें बताना है कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहला जो स्टेटमेंट आता है कि इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी, नॉट फ्रॉम फार्मिंग, नॉट फ्रॉम मेन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। यहाँ लिखा हुआ है अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, वुल रियरिंग, कहाँ पे? रूरल एरियाज में, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। तो ऐसा कोई एक्टिविटीज़ है जिससे आप इनकम जनरेट कर रहे हो और उस पर कोई टैक्स ना लग रहा हो। मेन एग्रीकल्चर की बात नहीं हो रही है, फार्मिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग और वूल रेयरिंग की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आइए, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ पे मेन एग्रीकल्चर की बात हुई है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब देखो, अगर कैपिटल एसेट कंसिडर कर लिया जाएगा तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा। और अभी आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे कि जितने भी सेलिब्रिटी लोग हैं वो एग्रीकल्चर लैंड को खरीद रहे हैं। क्यों एग्रीकल्चर लैंड को खरीद रहे हैं? क्योंकि उस पर कोई टैक्स नहीं है। इसी तरह एग्रीकल्चर फार्मिंग पे कोई टैक्स नहीं, हमारे फार्मर को पे कोई टैक्स नहीं लगता कि जो गेहूँ उपजाऊ कर रहा है या फिर कहीं कोई और चीज़ उस पर कल्टीवेट हो रहा है। मेन फार्मिंग, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है अलाइड एग्रीकल्चर लाइक पोल्ट्री फार्मिंग। आप कहीं भी देखोगे जहाँ पे पोल्ट्री का फार्मिंग हो रहा है, किसी गांव में मुर्गी पालन होती है, उसको लोकल अथॉरिटी उस पर टैक्स लगाती है क्योंकि वो मेन एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। और वहीं आप देखो जहाँ धान की खेती हो रही है, गेहूं की खेती हो रही है, वहाँ उस फार्मर पे टैक्स नहीं लगता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स, क्या एग्जेम्प्ट किया हुआ है टैक्स पे? तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्योंकि इसमें टैक्स लगता है। दूसरा है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ये जो लैंड है ये इनकम ये नॉट कंसिडर एज ए कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट कंसिडर नहीं होता है, नॉट कंसिडर कैपिटल एसेट। क्योंकि अगर ये कैपिटल एसेट कंसिडर होता तो इस पर टैक्स लगता। और हम लोग यहाँ से लॉजिक पे हम कनेक्ट करें कि भाई जितने ही भी सेलिब्रिटी लोग हैं वो एग्रीकल्चर लैंड को परचेज कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये जब स्टेटमेंट सही हो गया तो हमारा फटाक से आंसर डी आ जाता है कि स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इंडिया हैज़ ज्वाइंट, ठीक है, इंडिया हैज़ ज्वाइंट द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज मेंबर। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा आइए,
इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल। जितने भी क्रिटिकल मिनरल हैं, 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इंडिया एक रिसोर्स रिच कंट्री है, एक रिसोर्स रिच कंट्री है। तीसरा स्टेटमेंट आइए कि पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1975 गवर्निंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूसिवली ऑक्शन माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस फॉर सर्टेन क्रिटिकल मिनरल। ये नॉलेज का गेम है, ये आपको आना चाहिए, नॉलेज अगर है तभी ये सॉल्व होगा। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है 2 नंबर, अब यहाँ बोल रहा है कि आप कॉमन सेंस लगाइए कि अगर इंडिया ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल में रिसोर्स रिच रहता तो क्या उसको लिथियम एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत होती? क्या सेमीकंडक्टर के लिए इंपोर्ट करने की ज़रूरत रहती? लिथियम को इंपोर्ट करने की ज़रूरत रहती? नहीं। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, सेकंड गलत है। और जैसे सेकंड गलत हो जाता है तो हमारा आंसर आ जाता है, हमारा सेकंड गलत हो गया, सेकंड गलत, यहाँ सेकंड ये गलत हो गया, ये से यहाँ सेकंड है तो ये गलत हो गया, यहाँ सेकंड है तो ये गलत हो गया। आंसर सी 1 and 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। हो भी सकता है, हमें नहीं पता। India stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong at some point of time. नहीं पता, अब किया भी हो सकता है, नहीं भी किया सकता। थर्ड स्टेटमेंट पाइए, there is no regulatory body either to warn the small investor about the risk of option trading or to act as unregistered financial advisor in this regard. यहाँ आते हैं, यहाँ क्या आता है? सेबी। सेबी का तो नाम हर कोई सुना होगा। सेबी क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। तो सेबी सबका नाम हो, सब इन्वेस्टर सेबी, ये डेली न्यूज़ पे रहता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं कि जो यहाँ कोई रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं रहेगा इतने बड़े चीज़ को रेगुलेट करने के लिए। स्टॉक मार्केट में जो लोग पैसा लगा उसको कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन में यही कह रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये जैसे रॉन्ग होता है तो थर्ड रॉन्ग, आंसर ए 1 and 2। अब देख रहे हैं, सिर्फ कॉमन सेंस से, जनरल अवेयरनेस से आप अभी तक 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, मतलब 6 नंबर कहीं नहीं गए, 6 नंबर आपके पास पूरे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ 3 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 2 and 3। जब भी ऐसा स्टेटमेंट रहे, स्टेटमेंट 1 2 3 करके, तो हमेशा स्टेटमेंट 1 जो रहेगा ना वो राइट रहता है, हमेशा स्टेटमेंट 1 राइट रहेगा। अब हमें दिमाग लगाना है स्टेटमेंट 2 पे, स्टेटमेंट 3 पे, क्योंकि जब हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो ऑप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट 1 राइट रहेगा और स्टेटमेंट 2 and 3 में बोलेगा कि कौन सही है कौन गलत है, ये पता करना है हमको। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है सर्कुलर इकोनॉमी। अब देखो यार, सर्कुलर इकोनॉमी मतलब जो इकोनॉमी एक विस्कस साइकिल बनाए, इसको सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर इकोनॉमी मतलब क्या होता है? रीयूज, एक तरह से हम एक नया वर्ड है रीयूज, इसका रीयूज। अब इसको दिमाग में रख के आप, रीयूज क्या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, अब इसको दिमाग में रख के आप स्टेटमेंट पढ़ना है हमें। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि सर्कुलर इकोनॉमी रहेगा, किसी चीज़ को हम रीयूज करेंगे तो इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कम होगा। सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा ही, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट। अब मान लो हम किसी चीज़ को रीयूज़ कर रहे हैं, तो रीयूज़ तो नया चीज़ को बनाने में रॉ मटेरियल कम हो लगेगा, क्योंकि हम एक ही चीज़ को बार बार रीयूज़ कर रहे हैं। तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जाहिर सी बात है कि जब हम लोग रॉ मटेरियल का यूज़ कम होगा तो जाहिर सी बात है कि वेस्टेज भी कम होगा प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो ये दोनों सही है।
ऑप्शन पढ़िए कि बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। दूसरा, बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट, ये तो गलत है, दोनों सही है। नीदर स्टेटमेंट 2 नीदर, ये भी गलत है। अब मामला फंसा ए और बी पे। अब हमें देखना है कि कौन दोनों एक्सप्लेन कर रहा है कि किसी में से एक एक्सप्लेन कर रहा है। अब हमें दिमाग लगाना है आपको कि स्टेटमेंट 2 पढ़िए, रिड्यूस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट, एंड दूसरा रिड्यूस द वेस्टेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। वेस्टेज कम होगा तो हमारा इमिशन, जो हम लोग वेस्ट करते हैं तो वेस्ट से इमिशन कुछ होता है, तो वेस्टेज कम होगा तो ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन हो रिड्यूस होगा। दूसरा, अगर रॉ मटेरियल हम लोग कम इस्तेमाल करेंगे तो रॉ मटेरियल जहाँ से आ रहा है, मान लो माइनिंग करके आ रहा है या डिफॉरेस्टेशन करके आ रहा है, तो वो चीज़ कम होगा, वो कम होगा तो इमिशन भी कम होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। इज करेक्ट आंसर तुम्हारा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में टर्मरिक के बारे में पूछा है 2022 से 23 में। ये क्यों पूछा? देखो सबसे पहले टर्मरिक न्यूज़ में रहा है क्योंकि टर्मरिक बोर्ड बना है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इसके बारे में स्टेटमेंट पढ़िए 2022-23 का डेटा के साथ है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड, एक तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और दूसरा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। ठीक है, नहीं पता भाई, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, नहीं पता। सेकंड स्टेटमेंट पे आइए, मोर देन 30 वैरायटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। मोर देन 30 वैरायटीज। ठीक है, तीसरा आइए, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर द मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। अब आप ध्यान से पढ़िए इसको। देखिए ये दो स्टेटमेंट देखिए, एक मिनट, ये दो स्टेटमेंट, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड, एंड दूसरा मोर देन 30 वैरायटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। अगर पहला गलत होता तो ये भी गलत होता, सेकंड स्टेटमेंट गलत होता। क्यों? क्योंकि अगर लार्ज, या फिर अब देखो सेकंड स्टेटमेंट देखो, अगर 30 वैरायटीज ऑफ टर्मरिक इंडिया में नहीं रहता, अगर सिर्फ एक ही वैरायटी रहता और ज़्यादा वैरायटी नहीं रहता, तो इंडिया एक्सपोर्ट कैसे करता और प्रोड्यूसर भी कैसे बनता? क्योंकि एक तो अपना जो पॉपुलेशन है 140 करोड़, उसको टर्मरिक प्रोवाइड करना, प्लस हम एक्सपोर्टर भी हैं, ज़्यादा प्रोड्यूसर भी हैं। समझ रहे हो ना बात को? तो दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता कि हम कम प्रोड्यूस भी करें और ज़्यादा एक्सपोर्टर भी बने, प्रोड्यूसर भी बने। इसका मतलब क्या है कि हम ये दोनों साथ जाएगा कि अगर मोर देन 30 वैरायटी टर्मरिक है तभी हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी रहेगा तभी ना हम ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करेंगे या प्रोड्यूस भी करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट कि ये दोनों तो साथ में जाएगा, ये दोनों कहीं अकेला नहीं जाने वाला है। अब आप देखिए 1-2 साथ में रहेगा, जब 1-2 साथ में रहेगा तो यहाँ देखिए 2/3 हटाइए, 1/3 इसको भी हटाइए। अब यहाँ बचा है 1-2 या फिर 1-2-3, इसमें दोनों में से कोई एक सही है। 50-50% पे हम लोग आ गए कि 50% चाहे वो सही चाहे ये सही। अब थर्ड स्टेटमेंट को एनालाइज कीजिए। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर द मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अब देखिए जो भी चारों स्टेट ये दिया गया है, ये चारों स्टेट डेक्कन के हैं, और ऐसा नहीं बोला गया है कि कोई एक स्टेट है ज़्यादा प्रोड्यूसिंग है कि 2 स्टेट नहीं, ये 4 स्टेट दिया है, एंड चारों स्टेट डेक्कन के हैं, साउथ इंडिया के मतलब स्टेट में सब आते हैं। तो इसमें कोई अगर दिमाग लाया कि नहीं चारों स्टेट डेक्कन के हैं तो ये सही भी हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल इंडिया में नहीं है, नॉर्दर्न इंडिया में भी नहीं है, ईस्टर्न इंडिया भी नहीं है, वेस्टर्न इंडिया में नहीं है, सदर्न इंडिया की तरफ ये चारों स्टेट दिए गए हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सही भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे बात आती है 50-50। अगर
कोई इंसान ये इतना नहीं सोच पा रहा है, आप जाहिर सी बात है एग्ज़ाम के प्रेशर में इतना नहीं दिमाग में आएगा, तो 50-50 तक तो आप पहुंच गए। अब आपका सही होने का चांस 50% आ गया कि हाँ भाई ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन ये एक्चुअल में सही है। अगर ये सोच लिया कि हाँ भाई चारों स्टेट डेकन के हैं, चारों साथ में है, तो यूपीएससी इसको सही करवाना चाह रहा है, तो आंसर सी D 1 2 3 हो जाएगा आंसर। समझ रहे हैं ना किस तरह से आपको सोचना है एग्ज़ाम में। आपको ये हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। ये हैबिट कैसे डेवलप होगा? सिर्फ MCQ सॉल्व करके, यूपीएससी स्टैंडर्ड के MCQ सॉल्व करके आप इस तरह से जो एप्टीट्यूड डेवलपमेंट जो कहते हैं आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, 20 दूसरे क्वेश्चन पर 30। देखो 30 क्वेश्चन आपको यहाँ नया कुछ सीखने को मिलेगा। 30 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। तो सबसे देखो गोकुल मिशन है, कोई भी मिशन, कोई भी स्कीम अगर हम लोग लेके आ रहे हैं या गवर्नमेंट लेके आ रही है, तो ये किसी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम आएगा, किसी के वेलफेयर के लिए काम आएगा। कोई भी स्कीम निकालता तो वेलफेयर ही करेगा, क्योंकि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। तो हमें ये दिमाग में रखना है कि स्कीम के बारे में पूछा है तो किसी के वेलफेयर के लिए ही काम आएगा, पॉजिटिव वे में काम आएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला आता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर एज मेजोरिटी ऑफ द लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस एनिमल्स आर विथ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर लैंड। तो क्या बोला गया? सिंपल सा देखिए, किसका अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं? अपलिफ्टमेंट हो रहा है, एक मिनट, हाँ अपलिफ्टमेंट हो रहा है किसका? रूरल पुअर का। क्या है भाई? पॉजिटिव स्टेटमेंट। मिशन क्या है? पॉजिटिव मिशन है। हो गया, मैच कर गया। दूसरा है इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनियस कैटल एंड बफेलो रियरिंग कंजर्वेशन इन साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। बफेलो रियरिंग के लिए और इंडिजिनियस कैटल के लिए ये इनिशिएट किया गया था। नाम क्या है? गोकुल मिशन। गोकुल मतलब गाय ना, मतलब आप समझ सकते, रिलेट कर सकते हो कि कैटल्स के लिए हो सकता है। तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि साइंटिफिक और होलिस्टिक मैनर में इसको यूज़ किया जा रहा है। दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए दोनों। अगर यहाँ एक नेगेटिव स्टेटमेंट रहता तो आंसर ये ऑप्शन गलत हो जाता, क्योंकि मिशन क्या है? पॉजिटिव है। करेक्ट पूछा है इसके बारे में। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन 32 कह रहा है 3 स्टेटमेंट है, 1 2 3। बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट 1 सही है, हमें स्टेटमेंट 2 और 3 पे देखना है। तो लेकिन स्टेटमेंट 1 पढ़ लेते हैं कि एट 20th COP28 जो हुआ था, इंडिया रिफ्रेंड फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट एंड हेल्थ। इंडिया रिफ्रेन किया कि क्लाइमेट एंड हेल्थ पे हम साइन नहीं करेंगे, जो डिक्लेरेशन था। स्टेटमेंट 2 आई है। क्यों नहीं साइन करेंगे? क्योंकि ये एक बाइंडिंग डिक्लेरेशन था, एंड इफ साइंड इट बिकम मैंडेटरी टू डीकार्बनाइज हेल्थ सेक्टर। ठीक है, स्टेटमेंट 3 आई है। इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डीकार्बनाइज्ड, द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड। सोचिए, अगर मान लीजिए कि हेल्थ सेक्टर को हम डीकार्बनाइज्ड कर देंगे तो उसका रेजिलियंस कम थोड़ी होगा, उसका रेजिलियंस और बढ़ेगा। हम मोर नेचर फ्रेंडली, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम उसमें इनोवेट कर पाएंगे, साइंटिफिक इनोवेशन होगा, नेचर फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी ना होगा और ये दुरुस्त होगा। तो ये स्टेटमेंट 3 तो बिल्कुल गलत है। अब ये स्टेटमेंट 3 जब गलत है तो इसमें बताया है कि ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। चाहे तो ये सही हो सकता है, चाहे तो ये कि नीदर स्टेटमेंट 2 और नॉट स्टेटमेंट 3 करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, ये तो नहीं होगा। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, ये भी नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट। देखो, एक बाइंडिंग डिक्लेरेशन इफ साइंड इन मैंडेटरी टू। देखो, क्लाइमेट चेंज में जो भी ट्रीटीज़ होती है, बहुत कम ही ऐसा ट्रीटी होता है जो बाइंडिंग होता है। आप समझ रहे हो? कॉप के जितने मीटिंग होते हैं उसमें बाइंडिंग डिक्लेरेशन बहुत ही रेयर रहता है। आपको ये मतलब सोचना पड़ता है कि बाइंडिंग डिक्लेरेशन है, किसी को फोर्स नहीं करेंगे कि हाँ भाई आप इसे साइन कीजिए तो कीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप वॉलंटरी कर सकते हैं, वॉलंटरी रहता है कि हाँ भाई आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो मत करें। तो बाइंडिंग डिक्लेरेशन नहीं होता है।
ठीक है। और ये जनरल रूल आप मान के चलो कि क्लाइमेट चेंज की ट्रीटी में बाइंडिंग डिक्लेरेशन बहुत रेयर होता है। पेरिस एग्रीमेंट में था, हाँ पेरिस एग्रीमेंट बाइंडिंग डिक्लेरेशन है, इसलिए यूएसए बार बार एग्जिस्ट करता है, बार बार उस ट्रीटी से बाहर निकलते रहता है क्योंकि उसमें बाइंडिंग डिक्लेरेशन है तुम्हारा। लेकिन बाकी बहुत ही ट्रीटी है जिसमें बाइंडिंग डिक्लेरेशन नहीं रहता, मैक्सिमम ट्रीटी में बाइंडिंग डिक्लेरेशन नहीं रहता। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगर ये इतना आप नहीं सोच पा रहे हैं तो हम कम से कम 50% में तो हम लोग आ गए हैं कि आपका 50% चांस है कि सही होने का। आप इसमें से आप इस यहाँ रिस्क ले, जहाँ 50% आ गए वहाँ पर रिस्क आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 49 देखो 49 क्या है, समझिए बात को। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी ऑफ द होस्ट सेल। करोड़ों वायरस है दुनिया में, अब एक भी अगर वायरस ओशन में वाटर में सर्वाइव कर गया तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एक भी वायरस अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक भी वायरस अगर सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी को चेंज कर दिया तो ये भी गलत हो गया। करोड़ों बैक्टीरिया, जो यूपीएससी का जो क्वेश्चन सेटर है उसको भी नहीं पता होगा कि कौन सा बैक्टीरिया उसको इन्फेक्ट करेगा, मतलब बैक्टीरिया ओशन को सर्वाइव करेगा या सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी को चेंज करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आंसर तीनों गलत था, क्योंकि अगर इसमें से एक भी बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर दिया या फिर ओशन में सर्वाइव कर गया या फिर चेंज कर दिया तो ये तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। किसी को नहीं पता है कौन बैक्टीरिया करेगा, तो ये यूपीएससी जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पुट करता है कि भाई चाहे तो जो एस्पिरेंट है वो गलत ही कर दें, चाहे वो सही कर दें, समझो। तो इसका आंसर ट्री। ये आपको ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा, कैसे एग्ज़ाम में ये सब चीज़ को लगाना है, सोचना है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पर आइए। नेचर सोल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक किसने लॉन्च किया है? नेचर सोल्यूशन, तो याद रखना एक वर्ड है, इसमें वर्ड प्ले बहुत काम आता है। नेचर सोल्यूशन, नेचर सोल्यूशन का मतलब हुआ कि हम लोग नेचर फ्रेंडली कुछ बात कर रहे हैं, कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली बात हो रहा है इसमें, है ना। फाइनेंस है मतलब पैसा की बात हो रही है कि हाँ भाई कहीं से फाइनेंस हमको मिल जाए नेचर के लिए। अब इस हिसाब से बात हमको ऑप्शन पढ़ना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक पता नहीं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक पता नहीं, और इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब देखो बात, वर्ड प्ले यहाँ इस्तेमाल होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, भाई जहाँ बात हो रही है नेचर सोल्यूशन की, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बैंक क्या कर रही है, रिकंस्ट्रक्शन रीडेवलपमेंट वाली बैंक का क्या काम वहाँ पे। तो वर्ड प्ले के हिसाब से ये दोनों तो गलत हो गया। अब बचा है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब आप पढ़िए कहाँ की बात हो रही है, एशिया की बात हो रही है, पैसिफिक की बात हो रही है। यहाँ कौन सा बैंक है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो अगर यहाँ 50-50% जहाँ आ गया, अगर रिस्क लेना है किसी को तो इस पर रिस्क लाया जाएगा, और यही ऑप्शन सही है एशियन डेवलपमेंट बैंक पर। 50-50 वाले पे आपको रिस्क ले लेना है कि कम से कम 50% तो सही हो गया, तो 50% तो हम आंसर पहुँच गए, ठीक। 36 नंबर पे आइए। डायरेक्ट एयर कैप्चर एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, देखो यहाँ बता दिया यूपीएससी कि एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत सारा इनोवेशन, साइंटिफिक डिस्कवरी अभी और आगे चल के होगा, ठीक है। अब इसको दिमाग में रख के ऑप्शन पढ़िए। इट कैन बी, ये हो भी सकता है, इन अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो कार्बन को स्टोर करने के लिए, कार्बन को कैप्चर करने के लिए डायरेक्ट एयर कैप्चर भी नाम है इसका, ये हो भी सकता है काम। दूसरा, इट कैन बी अ वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग, हो सकता है, एक वैल्यूएबल अप्रोच है तो हो सकता है। दूसरा, इट इन एविएशन इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन टू क्रिएट अ सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल, कर भी सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट एयर कैप्चर है, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसका यूज़ तीनों में से किसी में भी यूज़ हो सकता है। तो इस सब क्वेश्चन में ऑल 1 2 3 आंसर होता है। जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ रहा है वर्ल्ड में
उसका अगर क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दे रहा है कि इसका इस्तेमाल इसमें भी हो सकता है, इसका इस्तेमाल उसमें हो सकता है, बस इसका इस्तेमाल सारा में हो सकता है, अनलेस कहीं कोई वेग ऑप्शन ना दे दे, क्योंकि सारा नेचर के हिसाब से नेचर फ्रेंडली ही ऑप्शन पूछा गया है इसमें। तो हाँ भाई हो सकता है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है कि CO2 इमिशन इन इंडिया आर लेस देन 0.5 टन CO2 पर कैपिटा। दूसरा है इन टर्म्स ऑफ CO2 इमिशन फ्यूल इमिशन फ्रॉम द फ्यूल कंबशन इंडिया रैंक सेकेंड इन एशिया पैसिफिक रीजन। और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी और हीट सोर्सेस आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2 इमिशन इन इंडिया। अब देखो ये दो स्टेटमेंट को आप देखो, ये दो को 1 और 2 को। सबसे पहली बात की है लेस देन 0.5 टन ऑफ CO2, ठीक है। एंड दूसरा बात हुआ है इंडिया रैंक सेकंड इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब आप सोचिए कि अगर इंडिया लेस देन 0.5 टन CO2 इमिशन करेगा तो क्या वो सेकंड रैंक करेगा एशिया पैसिफिक में इमिशन के रैंकिंग पे? अगर 0.5 टन ऑफ CO2 है, उसे लेस प्रोड्यूस कर रहा है, तो सेकंड क्यों रैंक करेगा? तो लास्ट में रैंक करेगा, इतना कम आपका इमिशन हो रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को, मतलब ये दोनों साथ में तो करेक्ट नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ ये एक 1 2 साथ में, वो आंसर रॉन्ग है। तो 1 2 यहाँ साथ है तो ये रॉन्ग हो गया और बाकी नहीं। अब तीसरा पढ़िए, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2 इमिशन। हाँ भाई इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, क्यों? क्योंकि दोनों जो प्रोड्यूस है ना, ये दोनों चीज़ कोल से प्रोड्यूस होता है। कोल इज अ मेजर सोर्स है, कोल से इमिशन होगा, ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा, ठीक है। तो थर्ड तो सही है हमारा। तो थर्ड कहाँ है भाई? ये देखो थर्ड हमारा यहाँ है, थर्ड हमारा यहाँ है, यहाँ नहीं है तो ये भी गलत हो गया। अब बचता है A नहीं तो C, 1 3 या 2 3। अब देखो यार, इंडिया में इतना सारा प्रोग्राम चल रहा है क्लाइमेट चेंज को लेके, वर्ल्ड भी इंडिया पे फोकस कर रहा है क्लाइमेट चेंज को लेके। अगर इतना लेस देन इतना ही कम अगर प्रोड्यूस करता तो क्यों इतना माथापेची इंडिया करता कि हमें 2070 तक नेट जीरो इमिशन चाहिए, हमको ये चाहिए, क्यों करता अगर इतना ही कम इमिशन रहता तो? समझ रहे हो बात को? इसलिए ये जो ऑप्शन है वो गलत है। आंसर हमारा क्या होगा? 2.3। समझ आएगा किस तरह से प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं बिना नॉलेज के। हमें थोड़ी पता था कि 0.5 टन है कि 2 टन है कि 5 टन है, लेकिन इस सारे ऑप्शन को एनालाइज करके और जो हमारा वर्ल्ड में इंडिया में चल रहा है जनरल अवेयरनेस में, उस हिसाब से हम क्वेश्चन में पहुंच रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आया बात को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 41 क्या कह रहा है कि टाइप्स ऑफ व्हीकल के बारे में पूछा। सबसे पहला है फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल। हाउ मेनी ऑफ द एबव आर कंसिडर अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल। अब देखो बात, ये जो तीनों व्हीकल है ये क्या है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, नेचर फ्रेंडली है, और अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल के लिए किसका यूज किया जा सकता है? भाई किसी का भी यूज कर सकता है, कोई भी यूज हो सकता है, कोई भी काम में यूज आ सकता है, क्योंकि सारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कोई भी इमिशन कॉज नहीं कर रहा है नेचर में। तो इस तीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए आंसर ऑल 3। ठीक है, फिर 42 समझ में आ रहा है ना किस तरह से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन को? आप अप्रोच देखिए, ठीक। दूसरा है 42 नंबर है कि UAV के बारे में पूछा है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अब आप वर्ड प्ले का देखिए कमाल क्या होता है। ऑल टाइप ऑफ UAV कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। जितना भी UAV है वो सारा वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। पहला, ऑल टाइप ऑफ UAV कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग। जितना भी UAV है सब ऑटोमेटेड होवरिंग कर सकता है। ऑल टाइप ऑफ UAV कैन यूज
बैटरी एज ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। कि जितना भी यूएवी सिर्फ बैटरी का इस्तेमाल करेगा तो इंजन और फ्यूल वाला ड्रोन का क्या होगा फिर। इंडिया में जो भी डेवलपिंग कंट्री में जो भी बन रहा है या कहीं भी बन रहा है वो तो इंजन और फ्यूल पे भी काम कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। अगर एक भी यूएवी वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर पाया, जो मान लो कोई कंट्री बना रहा है, इंडिया ही बना रहा है, तो वर्टिकल लैंडिंग नहीं कि वो रनवे पे अपना वो लैंडिंग करता है वो, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। ऑटोमेटेड होवरिंग जरूरी है कि हर जितने भी यूएवी इंडिया में बन रहे हैं या फिर ईरान बना रहा है, उसको ईरान बनाता है ना, ईरान यूएवी को बनाता है, तो वो क्या सारा ऑटोमेटेड होवरिंग इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो कर रहा है? नहीं भाई, तो तीनों गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? हाउ मेनी ऑफ द करेक्ट? नन। ये सारे टाइप में ऑल टाइप ये जनरली रॉन्ग होता है यूपीएससी। मैं आपको आगे आने वाली लेक्चर में इसमें बताऊंगा कि कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है जो सही होता है और जो रॉन्ग होता है। ये सीरीज आगे प्री तक कंटिन्यू रहेगी ये सीरीज। उसका क्वेश्चन 44 कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग सिगरेट बट्स, आई ग्लासेस लेंस एंड कार टाइप्स, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन्स प्लास्टिक। प्लास्टिक कितने के पास है? देखो प्लास्टिक आजकल हर चीज़ में आ गई, अपने खाने में आ गई है, किसी सामान माइक्रो प्लास्टिक जिसको बोलते हैं हम लोग, फूड चेन में प्रेजेंस है ही है। तो सिगरेट बट्स में हो सकता है भाई, आई ग्लास लेंस में ये भी हो सकता है, कार्टर में ये भी हो सकता है प्लास्टिक का 1% भी यूज़ होगा, 0.1% भी यूज़ होगा, तो इसमें तो ये ऑप्शन के हिसाब से तो सही हो जाएगा कि ऑल 3 में सही है कि किसी में भी इस्तेमाल हो सकता है प्लास्टिक का यूज़। माइक्रो प्लास्टिक हर जगह आ रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 45 पे, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम, इथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, यूरिया। देखो इस क्वेश्चन में नॉलेज भी लग सकता है और जनरल अवेयरनेस भी लग सकता है, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो एक केमिकल है, हमें सब पता है। अब कोल गैसिफिकेशन क्या है कि यूज़ ऑफ कोल हो रहा है, कोल का इस्तेमाल हो रहा है कोल गैसिफिकेशन में, तो कोल गैसिफिकेशन नाइट्रोग्लिसरीन तो प्रोड्यूस नहीं होगा, इथेनॉल और यूरिया हो सकता है। किसी ने बोला, मैंने पहले बोला ना कि इसमें नॉलेज भी लग सकता है और जनरल अवेयरनेस से भी सॉल्व हो सकता है, तो इसका आंसर सिर्फ ओनली 2 है, ठीक। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी नॉलेज प्लस जनरल अवेयरनेस ये दोनों का यूज़ होगा। कैसे? देखिए, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मैजोरोना 1 चिप विल एनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग एंड थर्ड स्टेटमेंट, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। तो सही है भाई, डीप लर्निंग क्या एक फ्यूचरिस्ट एक टेक्नोलॉजी है, वो मशीन लर्निंग में अभी जो जितना भी क्वांटम कंप्यूटिंग में काम हो रहा है मशीन लर्निंग में काम हो रहा है, तो ये सही है। और मैजोरोना 1 चिप एनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग, हाँ भाई क्वांटम कंप्यूटिंग को एनेबल करेगा, तो ये भी सही है। नॉलेज यहाँ लगेगा कि मैजोरोना 1 चिप हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बाय अमेजॉन किया है कि कोई और किया, माइक्रोसॉफ्ट किया है, तो ये ऐसे एक्चुअल में तो ये गलत है, माइक्रोसॉफ्ट शायद किया है इसको, तो आंसर 1 एंड 3 है आंसर। तो इसमें नॉलेज का भी गेम है, लेकिन जनरल अवेयरनेस भी काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? देखिए 50 कह रहा है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3, फिर 3 स्टेटमेंट है। हमारा बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट 1 क्या है? सही है, हमें चेक करना स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 को। देखिए पढ़िए, एक्टिवेटेड कार्बन is a good and an attractive tool to remove pollutants from effluent streams and to remediate contaminants from various industries। ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सही स्टेटमेंट है, यूपीएससी हमें बता रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है। हमें चेक करना है स्टेटमेंट 2 और 3 कि क्यों स्टेटमेंट 2, 3 सपोर्ट कर रहा है स्टेटमेंट 1 को, करेगा कि नहीं करेगा वो देखना है हमें। एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट अ लार्ज सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल ऑफ एब्जॉर्बिंग हैवी मेटल्स। अगर हेवी मेटल को वो एब्जॉर्ब करेगा तभी तो रिमूव करेगा पोल्यूटेंट्स को। हेवी मेटल हम लोग जान रहे हैं कि नेचर के लिए, वाटर के लिए, रिवर के लिए सही चीज़ नहीं होता, ठीक है। तो ये एक्टिवेटेड कार्बन रहेगा तो रिमूव करेगा पोल्यूटेंट्स को। क्यों रिमूव करेगा? क्योंकि ये पोटेंशियल को एब्जॉर्ब करने का हेवी मेटल्स को, ठीक है। स्टेटमेंट 3 जो आता है कि एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इन्वायरमेंटल वेस्ट एंड विथ हाई कार्बन कंटेंट। जब किसी चीज़ को इजीली सिंथेसाइज्ड करेंगे तभी तो वो
हमारी यूज़ में इजीली आ सकेगा और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वो रहेगा, समझ रहे हो। इसीलिए इजीली सिंथेसाइज कर सकते हैं इन्वायरमेंटल वेस्ट को विथ हाई कार्बन कंटेंट से। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट को वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, कि दो स्टेटमेंट है तो हमें दोनों को पढ़ना होगा कि सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन एंड कंप्यूटर मॉनिटर। दूसरा, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फास्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। देखो सम है, किसी एक भी रेयर एलिमेंट का फ्लैट टेलीविजन में इस्तेमाल हो गया तो स्टेटमेंट ये सही हो गया। आजकल एलईडी बन रहा है, रेयर अर्थ मतलब सेमी कंडक्टर हो गया, लिथियम हो गया, ये सब का यूज होता है आजकल टेलीविजन में तुम्हारा। और सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फास्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज, हाँ किसी भी एक रेयर अर्थ एलिमेंट में अगर ये प्रॉपर्टीज है तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 सही है, पहला आंसर। अच्छा, स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन, ये भी हो सकता है। अब इसमें कन्फ्यूजन आएगी, ये सही है कि चाहे ये सही, ये दोनों में। अब ये 50-50 बात यूपीएससी के ऊपर रहता है किसको सही मानता है। एग्जाम में मोस्टली लोग ए को सही माना था, अब यूपीएससी का आंसर किया गया तब मालूम चला कि ये 2 को बी को माना है कि ए को माना है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन यूज, अपना देसी जीपीएस है, यूज सिस्टम ऑफ साउंड स्टेशन ग्राउंड स्टेशन प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेशन विच आर द फॉलोइंग करेक्ट। तो सबसे इट इज़ डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी इंटीग्रिटी, हाँ भाई सही हो सकता है। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है। एंड इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर। क्यों है, अगर कोई चीज़ टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो सिर्फ एक सेक्टर को हेल्प करने के लिए, बाकी सेक्टर को हेल्प करने के लिए नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब बाकी दोनों सही तो है कि भाई हमारा मोर यूनिफॉर्म हाई क्वालिटी तुम्हारा देगा, एडिशनल एक्यूरेसी इंटीग्रिटी देने के लिए, सब पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हमारे कोई टेक्नोलॉजी है उसका पॉजिटिव स्टेटमेंट हमारा बता रहा है तो सही है। लेकिन ये नेगेटिव स्टेटमेंट है कि सिर्फ हम एविएशन में देगा, क्यों भाई बाकी क्यों नहीं देगा हमारा, तो ये गलत है। सिर्फ आंसर 1 and 2 है। अब आपने टोटल 19 क्वेश्चन को आप मतलब 19 18 मानिए 18 क्वेश्चन को आप विदाउट एनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज आपने सॉल्व किया, मतलब 38 मार्क्स आप समझ सकते हो, आप इजीली गेन कर सकते हो विथ लिटिल विथ नो और नो नॉलेज अप्रॉक्स में। ये सारे यूपीएससी 2025 प्री के क्वेश्चन है। तो अब समझिए कट ऑफ कितना जाता है यूपीएससी में। कट ऑफ 85 के लगभग जाएगा। अब 85 में आप 36 नंबर तो ऐसे ही लिया है, 36 मार्क्स 36 मार्क्स ऐसे ही आगे। कट ऑफ तक पहुंचने के लिए और कितना बचेगा, 51 मार्क्स, मतलब 26 क्वेश्चंस और चाहिए आपको सही करने में, जो कि कहाँ से आपका स्टैटिक से कवर होगा, पॉलिटी इकोनॉमी यहाँ से कवर हो जाएगा, हिस्ट्री क्योंकि इसमें तो आपका स्टैटिक चीज़ है वो तो चेंज होगा नहीं, तो यहाँ इसको मजबूत करना होगा, पॉलिटी से इकोनॉमी को हिस्ट्री को, क्योंकि बाकी जो 18 क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन 36 मार्क्स तो आपने जनरल अवेयरनेस से सॉल्व कर लिया विदाउट एनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। सिर्फ जनरल दिमाग आपने लगाया, कॉमन सेंस लगाया और आपने 36 नंबर ले आया। बस आपको कितना लाना है, आपको 51 मार्क्स और लाना है, मतलब 26 क्वेश्चन और सही करना। ये इजीली सॉल्व होगा अगर स्टैटिक सब्जेक्ट ये 3 सब्जेक्ट प्री इकोनॉमी पॉलिटिकल इकोनॉमी हिस्ट्री आपका अगर मजबूत है तो। इसीलिए अब शायद आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि यूपीएससी प्री सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, आपको यहाँ नॉलेज प्लस कॉमन सेंस दोनों लगाना पड़ेगा,
तभी जाके यूपीएससी प्री आप कट ऑफ पार कर सकते हैं। समझ में आ गया बात को? आई होप यू लाइक दिस सेशन। और ये सीरीज जो भी है एप्टीट्यूड डेवलपमेंट वाली सीरीज, ये अगले साल नेक्स्ट ईयर प्री 2026 तक कंटिन्यू रहेगी। आपको इसके रिगार्डिंग कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल तो 8-9 हज़ार के कोर्स आ गए हैं यही चीज़ सिखाने के लिए, कि हम आपको राइट माइंडसेट सिखा रहे हैं, आपको हम एप्टीट्यूड डेवलपमेंट करना सिखा रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये सीरीज प्री तक कंटिन्यू रहेगा। बस आपको ध्यान से हर क्वेश्चन को देखना है, समझना है कि क्या चीज़ इसमें लग रहा है, किस तरह से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी। आप प्रैक्टिस कीजिए यूपीएससी पीवाईक्यू की क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस कीजिए। सारे जितने मैंने टिप्स ट्रिक्स लगाए, इस सम वाले, ऑल वाले और भी वर्ड प्ले वाले, ये सब को देखना है और आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और मैंने जो बुक लिस्ट बताई है स्टैटिक सब्जेक्ट के लिए, जो स्टैटिक सब्जेक्ट के लिए मैंने बुक लिस्ट बताई है, इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाई है आप उसको देखिए, क्योंकि वो एक अपडेटेड बुक लिस्ट है। जिस तरह से यूपीएससी स्टैटिक में क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से वो बुक लिस्ट बनाई गई है। और जो बुक लिस्ट अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो समझिए कि आपका हज़ारों रुपए बच रहे हैं, कोर्स खरीदने में वो पैसा बच रहा है आपका। तो बुक लिस्ट पढ़िए, उसके शॉर्ट नोट्स को बनाइए और यू आर सेट टू गो। दैट्स ऑल फॉर नाउ, साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड जो भी क्यूरी है, जो भी आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, अगर आप जो भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।